नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी से जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा की राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव बैठक में मौजूद है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी बता दें कि राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है शुरू, और ऐसे में कई बड़े लोग इस बैठक में मौजूद है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव बैठक में मौजूद है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है समाजवादी पार्टी की। ऐसे में आपको बता दें कि कई बड़े नेता जो है इसमें मौजूद है। तो राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव बैठक में मौजूद है। और सीधे चलेंगे जहां पे राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में, और ठेस पहुंचाया था उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी, जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वह तो तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें पालित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है। और यो बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है। और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है, वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है, तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है। एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक टीम के रूप
आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। IIT, IIM, हाईवे, रेलवे 1947 से लेकर के 2014 तक याद करिए कुल 74 एयरपोर्ट बने थे। मोदी जी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए मात्र 9 वर्ष में। कांग्रेस जो काम 70 वर्ष में नहीं कर पाई थी, मोदी जी ने वह काम 9 वर्ष में करके दिखा दिया। योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार कार्य कर रही है और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये डबल इंजन की सरकारें जिस प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं, उस प्रभावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्थान का हर नौजवान, हर माताएं तो तिजारा विधानसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पे राजस्थान को डुबोने में लगी हुई है और कोशिश यही की जा रही है जो स्टार प्रचारक धरातल पे उतारे गए हैं बीजेपी की, वो इस चुनाव को साधे और इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का भी नाम शामिल है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप तिजारा विधानसभा सीट से, जहां पे वो कह रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे कांग्रेस सरकार को लूटने में लगी हुई है और इसलिए कोशिश है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनाई जाए। चूंकि राजस्थान का चुनाव जो है काफी अहम है इस बार। हर साल दल बदल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कभी बीजेपी की सरकार आती है, कभी कांग्रेस की। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए संशय ये बना हुआ है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तिजारा विधानसभा सीट से आप सुन रहे थे और उन्होंने लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा। कई घोटाले, लाल डायरी के बारे में भी उन्होंने जिक्र की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा के राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव बैठक में मौजूद है। बैठक शुरू हो चुकी है तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बैठक शुरू हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां सपा की नवगठित राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आपको बता दें कि कई प्रमुख मौजूद है। तो सपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि ये बैठक में कई ऐसे मंत्री हैं, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव मौजूद है। तो ये बैठक नवगठित है और ऐसे में बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तैयारियां उनकी तरफ से शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को हो रही है। बुधवार को यानी कि आज ये बैठक हो रही है और पीटीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में प्रियम पाठक स्टेट हेड लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। प्रियम, इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जानी है? बिल्कुल स्वीटी, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जो हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं और आज उसी के चलते समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की जो बैठक है वो प्रदेश मुख्यालय पर जो है वो चल रही, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और अन्य जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और उसके अंदर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी की किस तरीके से भूमिका रहनी है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे जो अहम 2 मुद्दे आज इस बैठक में रहने वाले हैं उसमें नंबर 1 इंडिया गठबंधन को लेकर क्या रणनीति होगी, क्या उस गठबंधन में रहना है, उस गठबंधन से निकलना है, क्योंकि जिस तरीके से अन्य राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव हुए और अखिलेश यादव का बयान आया कि उनको नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है, विधानसभा चुनाव के स्तर पर नहीं है। तो ऐसे में क्या जब इच्छा के अनुरूप समाजवादी पार्टी को अन्य राज्यों में सीटें नहीं दी गई हैं और उसकी बात को नहीं माना गया, तो क्या इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी रहेगी या फिर स्वतंत्र रूप से या अन्य किसी और पार्टी के साथ में अपना गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पीडीए का जो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने इस बार 2024 के चुनाव के लिहाज से उठाया है, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तीनों को का जो मुद्दा है उसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से और प्रभावी रूप से उठा सकती है, किस तरीके से बूथ स्तर पर आखिरी एक मतदाता तक कैसे ये मुद्दा जो है वो पहुंचेगा और किस तरीके से पार्टी इसको प्राथमिकता के आधार पर जो है वो मुद्दा बनाएगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, बूथ स्तर पर किस तरीके से रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मतदाता सूची जो अब बन रही है, चुनाव आयोग की तरफ से भी जो है बाकायदा इसको लेकर अभियान शुरू किया गया, तो उसको लेकर किस तरीके से कार्य किए जाने, इन सभी चीज़ों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। और उसमें जो 2 मुख्य पॉइंट मैंने बताया कि एक सबसे अहम पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर जो मुद्दे समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा, और इसके अलावा इंडिया गठबंधन में को लेकर आगे क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति होगी। चूंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो अब इस पर विचार करेंगे कि क्या वो 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडिया गठबंधन पे मेन फोकस था समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब ये फोकस इंडिया से हटकर पीडी में ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है। क्या माना जाए कि इंडिया से अलग हटना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से अन्य राज्यों में अभी चुनाव हुए, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, वहां पर समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद थी या जो उनको इच्छा थी उसके अनुरूप वहां पर हिस्सेदारी नहीं दी गई। और उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया था कि जब अन्य राज्यों में उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो 80 लोकसभा की सीटें हैं इसको लेकर भी प्लान करेंगे और इस पर विचार करेंगे कि क्या वो कितनी सीटें अन्य पार्टियों को दे सकते हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर वो शामिल रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो उनके सहयोगी दल हैं उनको सीटों में बंटवारा करना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से भी अगर आप बात करें, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय हैं, उन्होंने भी बयान दे चुके हैं कि हम 80 की 80 सीटों को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव से पहले ही गठबंधन में गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है और ये गठबंधन जो है इस पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल जो है वो अभी से ही उठने लगे हैं। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा होगा कि क्या समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन में रहना है या फिर वो अपना खुद का एक अलग अलायंस करके अन्य छोटे दलों के साथ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा था वैसे वो मैदान में जाना चाहेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं जरूर अभी बड़ा मुद्दा है। बसपा पहले ही कह चुकी है कि वो इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ में उसका गठबंधन नहीं होगा और वो सभी ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। मायावती बाकायदा ट्वीट करके ऑफिशियली तौर पर इसकी घोषणा कर सकती हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के स्वरूप को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होनी है और जो 2 मुद्दे समाजवादी पार्टी ने मुख्य रूप से उठाए हैं, एक जातिगत जनगणना को लेकर और एक पीडीए को लेकर, इन पर भी फोकस होगा कि कैसे इस मुद्दे को और प्रभावी रूप से उठाना है। इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं। बने रहिए प्रियम, आप हमारे साथ अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। इस बीच बता दें सपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इससे जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाते लेंगे, लेकिन वक्त चला छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे मोहम्मद जोहर अली यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई कुछ जमीनें वापस ले ली है। इसका फैसला योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया। 19 साल 2012 में लीज पर समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद ये जमीन लीज पर दी गई थी। बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। अब योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि योगी सरकार जोहर ट्रस्ट से सरकारी जमीन वापस लेगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया।
तो योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि लीज पे दी गई जमीन वापस ली जाएगी। ऐसे बता दें कि आकाश सक्सेना की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है और कहा यह गया है कि 30 साल के लिए इसको लीज पे दिया गया है, लेकिन लीज पे देते समय कुछ शर्तें रखी जाती है। उन शर्तों का अनुपालन किया गया है इस ट्रस्ट की तरफ से और इसलिए ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है कि ये जो लीज पे दी हुई जमीन है इसको वापस ले लिया जाएगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इन छात्रों का क्या होगा जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। तो कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि लीज पे दी हुई जमीन वापस ली जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला लिया है। बता दें कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो लीज पे दी हुई जमीन है उसको वापस लिया जाएगा। तो मंगलवार को हुई थी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में आजम खान को भी तगड़ा झटका लगा है। जोहर ट्रस्ट की दी गई जमीन वापस लेने का फैसला लिया गया है। बता दें शिक्षा विभाग में 4000 से ज्यादा वर्ग फुट की जमीन है जो कि वापस लेने का निर्णय लिया गया है। प्रियम पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच सुरेश भी रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रियम मैं आपका रुख करने चाहूंगी, ये फैसला कितना सही है कितना गलत है, इसके बाद से बच्चों का क्या होगा? स्वीटी देखिए लगातार कह सकते हैं आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकार का शिकंजा जो है उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। ये जो प्रकरण है जोहर ट्रस्ट का, ये 2007 का प्रकरण जो है वो बताया जा रहा है। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन थी जिस पर बीएसए और डीआईओएस के कार्यालय बने हुए थे, 41,100 अधिक जो है वर्ग फीट की ये जमीन थी और उसमें इसको 100 रुपये मात्र सालाना जो है वो किराए पर जो है इसको 30 साल के लिए इसका पट्टा किया गया था। पट्टा विलेख के जो नियम और जो शर्तें होती हैं उनका भी इसमें साफ तौर पर उल्लंघन किया गया और जब इस मामले का संज्ञान सरकार को आया तो उसके बाद जिला अधिकारी रामपुर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई थी। उस 4 सदस्यीय टीम ने इस प्रकरण को लेकर अपनी छानबीन करी और जो अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी उसके आधार पर इसका फैसला जो किया गया कि इस जमीन को सरकार वापस लेगी और उसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। उस प्रस्ताव को कल कैबिनेट में रखा गया। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 30 साल के लिए जो पट्टे पर ये ज़मीन जो है वो जोहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को दी गई थी वो अब वापस ले ली जाएगी। और उसको लेकर चूंकि माना जा रहा है कि जब आजम खान सत्ता में थे 2007 में सपा की सरकार थी और बिल्कुल ये जो 30 साल की लीज के लिए दी गई है अब कैबिनेट की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रियम सुरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश ऐसे कौन से पालन थे जो नहीं किए गए इस ट्रस्ट की ओर से जिसके बाद से सरकार को ये बड़ा फैसला लिया गया? देखिए बिल्कुल जिस तरह से सपा शासनकाल में आजम खान ने जो 30 साल के लिए जो जमीन थी जोहर यूनिवर्सिटी की वो लीज पर ली थी, आजम खान के द्वारा जो शर्तों का जो उसमें नियम दिया गया था, नियम विरुद्ध तरीके से उसमें जो संचालन नहीं किया गया था, उसकी वजह से अब सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा और आजम खान का जो सपा का कार्यालय है दारुल आवाम, उसी जगह में वो दारुल आवाम चल रहा है और उसी में रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आजम खान के द्वारा जो नियम व शर्तें थी वो शर्तों का उल्लंघन हुआ। इसी वजह से अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और आजम खान को कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए की जो जमीन है उसको आजम खान के कब्जे से मुक्त कराने की बात कही है। बहरहाल अब शासन उस पर कब एक्शन लेता है और कब इस सपा कार्यालय को और रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली कराएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आजम खान अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ जेल में बंद हैं। आजम खान पर जो कानून का शिकंजा है वो पूरी तरह से कस चुका है और आजम खान पर जो कार्रवाई का एक के बाद एक शिकंजा कसता चला गया है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो शहर विधायक है मौजूदा आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद रामपुर जिला अधिकारी ने शासन को ये रिपोर्ट भेजी थी और शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद जो आजम खान को 30 वर्ष के लिए जो जमीन सालाना 100 रुपए प्रति दी गई थी वो उसको अब खारिज करने का जो कैबिनेट प्रस्ताव था, कैबिनेट की मीटिंग में उसको खारिज कर दिया गया है और अब शासन उस पर बहुत जल्द कब्जा लेने की कवायद करेगा। जी बिल्कुल, प्रियम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम देखिए कई पहलू है, क्या इसके बाद से ये जो जोहर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है वो कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, कानूनी कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं, ऐसा मुमकिन है क्या?
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, सरकार के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है और उसको लेकर वो उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि अभी चूंकि इसको कैबिनेट से अप्रूव कर दिया गया है, तो कैबिनेट की किसी भी डिसीजन को लेकर जो मानक है उसके अनुरूप ही जो है वो विपक्ष को चलना होगा, आजम खान को चलना होगा और उसको लेकर जो नियम है उनका पालन करना होगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कानूनी कदम इस पे उठाया जाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। मिर्जापुर में भी केंद्र सरकार की इस योजना को जन जन पहुंचाने का काम यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन के तहत देश भर में लोगों को पेयजल पहुंचाने के काम हो रहा है। वहीं यूपी में भी योगी सरकार पीएम मोदी के इस विजन को रफ्तार देने का काम कर रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में इस योजना को लेकर धरातल पर तेजी से काम हो रहा है, जिस कारण लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत मिर्जापुर में 9 ग्राम समूह में ये परियोजना चलाई गई, जो अब तक 1634 गांव में 99% काम हो रहा है और अब तक 588 गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर लगभग जो है वो 1634 राजस्व गांव जो हमारे हैं, उनमें 3,49,966 घरों में हर घर नल का कनेक्शन किया गया है और इन 1634 गांव में हमारी जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है वो हम लोग लगभग 99% पूरे कर चुके हैं और इनमें से 500 गांवों में हमने जलापूर्ति भी प्रारंभ कर दी है। शेष गांवों में भी शीघ्र ही जलापूर्ति भी प्रारंभ हो जाएगी। योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। सब बहुत अच्छा है, मिलता है, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जल भी अच्छा है। अच्छा, जब से नल लगा है आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हाँ साहब, बहुत शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मतलब पेट के लाद के गर्मी शरीर के और सब कुछ ये अच्छा है। हाँ। सीएम योगी की लोक सेवा का फायदा आज प्रदेश के हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर एक घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है, जिससे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की बयार बह रही है और लोग पीएम मोदी और सीएम योगी का गुणगान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहें इंडिया वॉइस।